नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। नमस्कार बच्चे लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे कंडीशन में होंगे। और मैं एक मिनट में चेक कर लूँ कि बस लाइव हुआ हूँ या नहीं। ओके, लाइव हो गया हूँ। चलिए ठीक है। और बताइए क्या हाल चाल है। ये जो सेगमेंट मैं लाया हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए, ये सेगमेंट बहुत प्यारा होने वाला है। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत मन से ये काम करने जा रहा हूँ। और जिस काम में मन बड़े अच्छे से अप्लाई हो तो आप समझ सकते हैं कि वो काम कितना अच्छा होता है। हालांकि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, बाकी लाइक करना ना करना ये आपके ऊपर है। सुपर पावर आपके हाथों में है। खैर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सेगमेंट है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये जैसा कि आपको पता है, ये पंडित नेहरू के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिनके बारे में कोई ना जानता हो। पूरा विश्व इनके नाम से परिचित है। तो ये एक हमारी आज की पर्सनालिटी रहेगी। और इस तरह से कंटिन्यूटी में हम लोग पर्सनालिटीज़ को रखेंगे। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की भी पर्सनालिटी रहेगी, मेडुअल की भी, और एंशियंट की भी। कुछ कुछ पर्सनालिटीज़, जैसे एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करें तो कौटिल्य हैं, कालिदास हैं। मेडुअल हिस्ट्री की बात करें तो रजिया हैं, मोहम्मद तुगलक हैं, अलाउद्दीन हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, केशव चंद्र सेन हैं, है ना, वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको सेगमेंट, इस सेगमेंट में आपको ये बहुत सारी इनके बारे में रोचक जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, और नई नई जानकारियाँ आपको मैं शेयर करूँगा। ठीक है, सो डोंट वरी। और इन सब के पहले मैं यहाँ पर बस इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि जो वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल है, ये 25% विद ऑप्शनल एंड 10% यूजिंग रेफरल कोड। तो अनु IAS लाइव के नाम से रेफरल कोड आपको पता ही है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 26 मई जो है ये इसकी लास्ट डेट है। एवरी डे काउंट। हरी अप स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप IAS की तैयारी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं तो अनअकैडमी को के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए, है ना। इसी तरह इंडियाज़ बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC, ओनली 20 सीट्स रिमेनिंग। हरी अप स्टूडेंट्स। और ऑफ़र वैलिड 19 मई तक था, यानी कि कल तक वैलिड था। और इसमें वीकली 1-on-1 पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम अप्लाई था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSC CSE 5-in-1 ऑफ़र। ये सबसे बेहतरीन ऑफ़र है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑफ़र है, ये इसका लाभ अगर आपने नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा ही कह सकता हूँ, हो सकता है नुकसानदायक भी साबित हो। इसमें आप देख सकते हैं 10,000 वर्थ की आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं, प्लस आपको मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र्स आपको दिए जा रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स 10,000 के, और मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र आपको दिया जा रहा है। चेज़ योर ड्रीम लोन फॉर UPSC सब्सक्रिप्शन की सुविधा आपके पास है। 10% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, और UPSC कॉम्बो ऑफ़र आइकॉनिक और GS के साथ आपको दिया जा रहा है। बेस्ट आपके लिए है। बस याद रखना कि आपको कोड इस्तेमाल करना है यहाँ पर अनु IAS लाइव, ठीक है। उसके बाद चेज़ योर UPSC ड्रीम लोन फॉर UPSC, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोन फॉर UPSC है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0% प्रोसेसिंग फ़ी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल इन 2 आवर्स है, और नो हिडन चार्जेस हैं, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है। तो ये आपको UPSC की तैयारी में एक बहुत बड़ी भूमिका
मैं समझता हूँ कि निभाएगा। जो बच्चे कल को यूपीएससी क्रैक करेंगे वो इस बात को कहते हुए नज़र आएंगे कि अनअकैडमी ने हमको इतनी सुविधा दे दी कि बताओ ना बने तो क्या करें, है ना। बनना ही पड़ा, यूपीएससी क्रैक करना ही पड़ा। और जब इतनी प्यारी प्यारी सुविधाएं हैं, और देखो बेहतरीन 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 सुविधा एक और आपके लिए, इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपका होता है एवरी संडे को 11 AM पे 4 CR का इसमें आपका स्कॉलरशिप पूल है। इसमें अगर आप रैंक 1, 2, 3 लाते हैं तो आपको 1 ईयर यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है। 4 to 10 में 75%, 11 to 50% और 51 से 500 तक बच्चों को 25% उनको छूट दी जाती है, सब्सक्रिप्शन में स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसको भी आप एनरोल करिए जल्दी से जल्दी, और कोड आपको पता ही है अनु IAS लाइव, ठीक है। हाँ, थम्स अप करते चलो, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और 19 मई से जो हम लोग के बैच स्टार्ट हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 1 ईयर बैच फॉर यूपीएससी सीएससी, है ना, आप जानते ही हैं। बेस्ट मृणाल सर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हीरो ऑफ द अनअकैडमी, ठीक है। और पूरी टीम उनके साथ है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर आपको डील कर रहे हैं। 1 ईयर के बैच कोर्सेज में आपको देख रहे हैं, आप बाइलिंगुअल और इंग्लिश का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 साल के बैच कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी 19 से आपके स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह से NCERT के जो बेसिक बैच हैं जिसमें ज़ीरो टू हीरो जिसमें बनाया जाता है, वो बैच आपके बाइलिंगुअल और इंग्लिश के स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आरती मैम, NTM हैं, बेहतरीन आपके लिए टॉप एजुकेटर्स, इंडियाज़ टॉप एजुकेटर, है ना। हर एजुकेटर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है क्योंकि हम सब लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जिससे बच्चे 1-2 नहीं सैकड़ों हजारों बच्चे इसका लाभ उठाते हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है, और ये जो डार्कन है ये आपका पर मंथ है। अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और आइकॉनिक में जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल कॉम्बो पैक जो है आपके लिए, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर है आपके लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ओनली 4153 पर मंथ आपको पे करना पड़ता है और आप IAS की तैयारी ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो 70,103, 99,680 एंड 121200 ये आपका यहाँ पर फ़ी शेड्यूल है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। अनु IAS लाइव को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, मैं अभी लिख दूंगा, डोंट वरी। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, ओके, लेट्स क्रैक इट। आइए अब अपनी प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में आपको पता है कि आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस शेयर करेंगे। और इसमें आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग एक बार फिर से याद करेंगे। और एक बात यहाँ याद रखना कि मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा, सिखाऊंगा, सो डोंट वरी, आराम से सुनते चलिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिख दूं, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और इनका एक नाम पंडित जी है ना। इनका निक नेम आप कह सकते हो कि पंडित जी, जैसे चाचा नेहरू है वैसे ही पंडित जी भी इनका लोकप्रिय नाम है, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो आपको पता होना चाहिए, 14 नवंबर, आपको पता ही है इस दिन क्या मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा और इनकी जो मृत्यु है या इनकी जो देवत्व लीन हुए थे तो वो 27 मई 1964, ये इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन।
तो बिल्कुल बिल्कुल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो बताओ, अच्छा स्टार्ट करा जाए नेहरू जी के बारे में, है नेहरू जी के बारे में स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताओ। हाँ, अगर किसी ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कहना तो मानते ही हो आप लोग, गुड स्टूडेंट्स हो। और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूपीएससी। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना। बहुत प्यार से आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अंजना, नीलम, दिव्या, वेरी गुड। तरुण, नीलम सोनी, खुशी एस, दिव्या विश्वकर्मा, सब बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। तो चलिए आइए जवाहरलाल नेहरू पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि दो बातें जवाहरलाल नेहरू पर हम लोग कर लें, ठीक है। क्योंकि आप लोग ने लगातार पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि काफ़ी कुछ आलोचनाएं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स रहे हैं उनकी आलोचनाएं आपने पिछले कुछ वर्षों में सुनी होंगी। और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आपने ऐसी देखी होंगी जवाहरलाल नेहरू को लेकर, जिसको ट्रोल करके उस पर बहुत सारी बातें कही गई, कुछ महिलाओं के साथ उनकी पिक्चर्स दिखाई गई। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि इस तरह का कोई भी मैटर उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। वो फेक फ़ोटोज़ हैं, या जिनको हम कहते हैं ट्रिक फ़ोटोग्राफी के माध्यम से उनको दिखाया गया। और हमें अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स हैं उनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से। तो चलिए जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू हम लोग जानते हैं कि एक संभ्रांत परिवार के से आते थे। तो उनकी जो मेंटेलिटी थी वो बिल्कुल सीधी सी बात है, एक अमीर लड़के के जैसी थी। जब जवाहरलाल नेहरू बड़े हुए तो चूंकि संभ्रांत परिवार के थे, इनके पिता भी मोतीलाल नेहरू जी भी वकील थे, तो इनको विदेश भेजा गया पढ़ाई लिखाई के लिए। जब ये पढ़ाई लिखाई के लिए, सर ऐसे लोग क्यों करते हैं ऐसा लोग क्यों करते हैं, ये तो यक्ष प्रश्न है, वो उनके अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। खैर उस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। और तो नेहरू जी को विदेश भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने पढ़ाई करी, लॉ की डिग्री हासिल करी, और वो भारत लौट कर आए। और जब भारत लौट कर आए तो उन्होंने फिर यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में सीधे प्रवेश कर लिया, ठीक है। अभी तो मैं एक समरी दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख लिख के आपको हर पॉइंट बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। जब भारत में आ जाते हैं तो नेहरू जी 1916 में पहली बार गांधी जी से मिलते हैं। तो जब 1916 में वो गांधी जी से मिलते हैं तो देखो, नेहरू जी को उस समय कंफर्म नहीं है कि गांधी जी ये वही गांधी जी हैं जो देश को आज़ादी दिलाएंगे सत्य और अहिंसा की लाठी से, है ना। तो एक कैजुअल मुलाकात होती है गांधी जी से। बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नेहरू जी नहीं होते हैं पहली मुलाकात में। हाँ, एक नॉर्मल सी नेहरू जी और गांधी जी के बीच मुलाकात होती है और चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट एंड ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिन्ना हैं, एनी बेसेंट हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस प्रकार के जो ग्रुप ऑफ लीडर्स थे वो अपने आप को कंबाइंड करके, आपको पता है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी चल रहा था। तो उस होम रूल लीग को भी बेसेंट और तिलक कंटिन्यू मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू तिलक की बजाय बेसेंट की लीग में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया और आगे बढ़े। तो कहने का मतलब कि ये उनका स्टार्टिंग फेज था। इधर क्या हुआ, इधर जिस व्यक्ति से उन्होंने 1916 में मुलाकात करी थी, दैट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी। इधर गांधी जी को बड़ा प्रॉफिट हुआ जब उन्होंने लगातार अपने 3 प्रारंभिक आंदोलनों को सफल बनाया। गांधी जी ने जब 3 आंदोलन स्टार्टिंग में सफल कर दिए, उनको पॉजिटिवली रिजल्ट उनके आए। आपको पता ही होगा, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो नेहरू जी
को ये समझने में देर नहीं लगी कि बंदे में है दम, वंदे मातरम। तो नेहरू जी को बड़ा अच्छा लगा कि ये बंदा कुछ कर कर गुजर सकता है। तो बस नेहरू जी ने ठान लिया कि अब मैं इस बंदे को फॉलो करूँगा। तो जब 1920 का असहयोग आंदोलन आता है तो नेहरू जी गांधी जी के साथ लग जाते हैं और असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, जेल जाते हैं। तो इस तरह से अपने पॉलिटिकल कैरियर को नेहरू जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम कहें तो गांधी जी की जो सोच है उस पर हम लोग, गांधी जी जब हम लोग पढ़ेंगे तब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेहरू जी की जो सोच है वो गांधी जी की सोच से थोड़ा सा डिफर थी, है ना, क्योंकि जो नेहरू हैं इनको समाजवादी गणतंत्रात्मक भारत का एक स्तंभ कहा जाता है और इनको, इनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा से काफ़ी कुछ प्रभावित थी। तो समाजवादी विचारधारा में जब ये आगे बढ़े, ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशन को विश्व के पढ़ रखा था, ठीक है। तो इन्होंने उन रेवोल्यूशंस को बेस बनाकर, नेहरू जी ने उन रेवोल्यूशन को बेस बनाकर समाजवाद की ओर इनका झुकाव हुआ, क्योंकि लोकतंत्र से उनको कोलोनाइजेशन की बू आती थी या महक आती थी। उनको लगता था कि कोलोनाइजेशन जो है ये किसकी देन है, तो ये देन था, उनको लगता था कि ये कैपिटलिज्म जो है या कोलोनाइजेशन जो है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं इनको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो नेहरू ने स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक विचारधारा को अपने अंदर नहीं रख सकते, पूरी तरह से हम सोशलिस्ट विचारधारा को अपने अंदर नहीं रख सकते। ऐसा करते हैं कि इनका मिक्सचर जो है वो अपने अंदर लेकर चलते हैं। इसी मिक्सचर के चक्कर में नेहरू जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कम्युनिस्ट कांग्रेस में भी इन्वॉल्व हुए, उसके सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया। अभी मैं बताता हूँ कब, कहाँ और कैसे। और इसी क्रम में नेहरू की जो राजनीति है वो आगे बढ़ती है। तो अब आइए पॉइंट्स के माध्यम से नेहरू जी को सुनना और समझना शुरू करते हैं। आइए देखिए कितने प्यारे से नेहरू जी बैठे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि पहला पॉइंट कि जब नेहरू जी 15 वर्ष के थे तो इनको इंग्लैंड भेजा गया, इंग्लैंड गए। और जब इंग्लैंड गए तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, बताओ कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई? तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हैरो में हुई, हैरो इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद उच्च शिक्षा जो है, जो उच्च शिक्षा है वो इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली और इसी से इन्होंने लॉ की डिग्री को प्राप्त किया और लॉ करके ये एक कह सकते हैं कि बेहतरीन वकील के रूप में उभर के सामने आए। और इन्होंने कैम्ब्रिज से ही स्नातक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और स्नातक में इनका जो विषय था वो था प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस। प्राकृतिक विज्ञान में इन्होंने स्नातक की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत कब आए थे? बताइए, गांधी जी भारत कब आए थे? कमेंट करते चलो। गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, यस और नो? ये तो आपको पता ही है। तो बताइए नेहरू जी भारत कब आए थे? कौन बताएगा? नेहरू जी भारत आए, कौन बताएगा कि कब आए? कौन बताएगा? कम ऑन इंडिया। ओके, तो नेहरू जी भारत आए थे 1912 में। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको यूपीएससी में परेशान कर सकता है। वो पूछेगा कि नेहरू जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। नेहरू इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के 1915 में भारत आए, तो आप तो कहोगे हाँ लेकिन नहीं, 1912 में भारत आए थे, ठीक है। और जब
भारत आने से पहले इन्होंने जो आयरलैंड, आपने नाम सुना होगा, आयरलैंड में भी स्वतंत्रता संघर्ष, बहुत सारे स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे थे। तो आयरलैंड में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था सिन फेन, सिन फेन आंदोलन, सिन फेन आंदोलन में इन्होंने रुचि ली, है ना। तो याद रखना कि आयरलैंड के किस आंदोलन से नेहरू जी प्रभावित हुए थे, तो सिन फेन आंदोलन से नेहरू जी प्रभावित हुए थे। और आपको पता है कि आयरलैंड में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो बहुत सारे आयरलैंड के लोग भारत आए, है ना। और भारत के बहुत सारे लोगों ने आयरलैंड के जो स्वतंत्रता संघर्ष है उससे बहुत कुछ सीखा, समझा, है ना, प्रेरणा ली। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आयरलैंड की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, ठीक है। और अच्छा बताओ कि नेहरू जी ने सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? तो आपको बता दें, 1912 में नेहरू जब भारत आए तो इन्होंने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बांकीपुर कहाँ है? पटना, ठीक है। बांकीपुर पटना में इन्होंने सबसे पहली बार सम्मेलन में इन्होंने शामिल हुए, ठीक है। तो कहाँ पर शामिल हुए? बांकीपुर में। मज़ा आया? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना और समझना, है ना। और 1916 में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, गांधी जी से पहली बार मिले। यस और नो, है ना। तो पहली बार गांधी जी से मुलाकात हुई। आगे बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कैसे आगे बढ़ा। तो नेहरू जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इस तरह से आगे बढ़ा कि 1916 में जब गांधी जी से मिले तो उसके बाद इन्होंने जो रॉलेट एक्ट है 1919 का, उसका इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर विरोध किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। उसके साथ साथ 1919 में ही नेहरू को होम रूल लीग का सचिव बनाया गया। नेहरू को होम रूल लीग का सचिव बनाया गया या बने, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बनाया गया। ये सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इनको आप लोग जरूर से जरूर मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, ठीक है। होम रूल लीग का सचिव नेहरू जी को बनाया गया, ये शायद आपके लिए नया पॉइंट है ना, ये इसको जरूर नोट कर लेना, है ना। अच्छा, 1920 में जैसा कि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के समय नेहरू जी 2 बार जेल गए। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं नेहरू जी गांधी जी के सत्य और अहिंसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे, और नेहरू जी ने ये बिल्कुल विश्वास कर लिया था कि बंदूक या हिंसा के साथ हम अंग्रेज़ों को परास्त नहीं कर सकते, है ना। ये नेहरू जी को समझने में बहुत देर नहीं लगी थी। इस बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, है ना। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने उसको लीड किया, और
जब आंदोलन बहुत अच्छे से रन किया तो नेहरू जी ने उन सभी शब्दों को फॉलो किया जो गांधी जी ने उनसे कहा। तो अगर हम लोग ये कहें कि नेहरू जी ने गांधी जी की धोती कब पकड़ी, है ना, क्योंकि कुर्ता तो गांधी जी पहनते नहीं थे, है ना, नहीं तो कुर्ता पकड़ते। तो धोती पकड़ने या कुर्ता पकड़ने का मतलब होता है फॉलो करना, है ना। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी को फॉलो करना नेहरू जी ने 1920 से ही शुरू कर दिया था, और उन्होंने गांधी जी की जो विचारधारा है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, सत्य और अहिंसा की। और गांधी जी 1916 से 25 के बीच में गांधी जी काफ़ी लाइमलाइट हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और 1920 में हम लोग जानते हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वमान्य नेता तो बन ही गए थे। खैर, फिलहाल आते हैं टॉपिक पर। नेहरू जी हमारे टॉपिक हैं। तो असहयोग आंदोलन में नेहरू जी 2 बार जेल गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 1923 में नेहरू को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया है। बढ़िया क्वेश्चन, पता था तुम लोग को? देखो, नहीं पता है तो मेरे साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। 1923 में नेहरू को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना दिया गया। अभी तुम देखना, एक इतना बढ़िया पॉइंट तुमको बताएंगे कि तुम लोग को लगता है कि नेहरू जी ने 1929 में रावी तट पे क्यों झंडा फहराया। नहीं पता, अभी पता चलेगा, थोड़ा वेट करो, अभी पता चलेगा। तो अभी हम लोग 1923 तक पहुँचे हैं। तो 1923 में नेहरू को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जब सचिव बना दिया गया, उसके बाद अब देखो ध्यान से सुनना, 1927, ठीक है, इसमें क्या हुआ, 1927 में मॉस्को में समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ में भाग लिया। अब यहाँ थोड़ा सुन लो और समझ लो, है ना, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास में तुम लोग बने भी रहोगे और तुम लोग ठीक से समझ भी ना पाओ चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर मॉस्को हम लोग जानते हैं कहाँ है, मॉस्को यानी कि रशिया। रूस जो है वहाँ पर समाजवादी क्रांति स्टार्ट हो गई थी 1917 से। अब आप कहेंगे 1917 में क्या हुआ था, तो 1917 में आपको पता है फरवरी में और नवंबर में रूसी क्रांति हुई थी, है ना। फरवरी वाली क्रांति जो है उसमें जो मध्य वर्ग था उसने सत्ता हथिया ली थी, आपको पता ही होगा। और जब मध्य वर्ग ने सत्ता को हथियाया तो जब उसने रूस को आगे लेकर चला तो डिक्टेटरशिप दिखाई देने लगी और रूस को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मध्य वर्ग ठीक से रूस को नहीं चला पाया। अच्छा, उसी बीच क्या हुआ कि आपने स्टालिन और लेनिन का नाम सुना होगा। तो लेनिन जो हैं उस समय नेता बन के सामने आते हैं। जुलाई अगस्त से वो आंदोलन को लीड करना शुरू कर देते हैं और नवंबर 1917 में रूस में एक बार फिर से क्रांति होती है और जो बुर्जुआ वर्ग है, मध्य वर्ग है, उसके खिलाफ ये क्रांति की जाती है और उसके बाद ही 1917 में समाजवादी रूस की स्थापना होती है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। अच्छा, जब समाजवादी रूस की स्थापना हो जाती है तो होता क्या है कि जैसे हम मॉस्को की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ है और नेहरू उसमें भाग लेने गए हैं।
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेहरू जी की जो समाजवादी सोच है वो सोच रशियन जो कम्युनिज्म है उससे प्रेरित थी। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया कि नेहरू जी की, अब जैसे समाजवाद है, अब समाजवादी देश तो रशिया भी है, समाजवादी देश तो चाइना भी है, समाजवादी देश तो क्यूबा भी है, समाजवादी देश तो वियतनाम भी है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो नेहरू जी की जो समाजवादी सोच थी वो कहाँ से प्रभावित थी? तो वो रशिया से प्रभावित थी। और इसी कारण नेहरू जी जो हैं वो अपने विचारों में समाजवाद को लाए और क्रांति की बातें उन्होंने शुरू करी, है ना। गांधी जी के मूल्यों के साथ देश को स्वतंत्र कराना और प्लस पूर्ण स्वराज की जो अवधारणा है, यहीं से 1927 से नेहरू जी के दिमाग में वो कीड़ा आ गया था कि हम अब अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस, हाफ गवर्नमेंट की मांग नहीं करेंगे, हम अब अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। क्योंकि जब मॉस्को में नेहरू जी शामिल हुए तो वहाँ पर जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों को ये सलाह दी गई थी कि वो अपने आप को ब्रिटेन से पूरी तरह अलग कर लें। आप बात समझो, है ना, बात समझिए, है ना। मैं काफ़ी कुछ वर्ड बेटा इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, असद रफ़ीक, है ना। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको लाइन में लिख सकते हैं। और ये बहुत टफ हिंदी नहीं है बेटा, है ना। नेहरू बिकेम होम रूल लीग सेक्रेटरी इन 1919, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, है ना बेटा। थोड़ा सा सपोर्ट कर लो, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। नेहरू वेंट जेल 2 टाइम्स। तो इस टाइप से शॉर्ट नोट बनाते चलो, ठीक है। और इन मॉस्को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी बर्थडे, है ना, 10th बर्थडे, नेहरू पार्टिसिपेट इन मॉस्को, है ना। खैर चलिए, मैं कोशिश करूँगा, डोंट वरी। अच्छा, जब अब आप समझ में आ गया आपको कि 1929 में लाहौर रावी के तट पे तिरंगा क्यों फहराया गया और पूर्ण स्वराज क्यों। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो कहते नहीं है, ये जो परत होती है, ये जो लेयर्स होती हैं, कॉन्सेप्चुअल लेयर्स, इसे आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको हर जगह फ़ायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को पता है कि 1927 28 में भारत में एक घटना घटी जिसको हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन भारत आया तो देखो बेटा क्या हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे कि नहीं? बिल्कुल लगे थे। और साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, साथ के साथ, है ना। सर जॉन साइमन जो थे वो उसके अध्यक्ष थे, तो साइमन कमीशन नाम पड़ गया। इंडियंस को इसमें साइमन कमीशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया गया। नेहरू जी बेहद नाराज, नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना। और दूसरी बड़ी बात कि साइमन कमीशन 1919 एक्ट की रिपोर्ट तैयार करने आया था कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ भारत में। तो नेहरू जी का ये कहना था कि इस बात का निर्णय केवल अंग्रेज कैसे ले सकते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। जो 7 अंग्रेज हैं उसमें कम से कम 7 में से 3 अंग्रेजों को बाहर करो, उनकी जगह 3 भारतीयों को रखो, तब मिलकर जो रिपोर्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड साइमन रिपोर्ट, ओरिजिनल साइमन रिपोर्ट। इफ ऑल द participants in commission are Britishers, so that will be a fake report. They will make a fake report. तो वो नकली रिपोर्ट बनाएंगे, वही हुआ। तो साइमन कमीशन का सभी लोगों ने विरोध किया। तो नेहरू जी ने गांधी जी से पूछा कि क्या करना है। तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो ऐसा है
कि मेरे पास तो 2 ही लाठियां हैं, सत्य और अहिंसा। तो तुम लोग साइमन का विरोध करो और कोई भी बंदा हिंसा का साथ नहीं देगा और ना कोई हिंसा करेगा। नेहरू जी भी तैयार हो गए। नेहरू जी ने कहा कि चलिए ठीक है, आपके कहने पर मैं जा रहा हूँ। तो साइमन कमीशन के दौरान नेहरू जी घायल हुए। घायल हुए थे नेहरू जी। नेहरू जी की भी पिटाई हुई थी साइमन कमीशन के दौरान, है ना। देखो, स्वतंत्रता हम लोगों को यूं ही नहीं मिली है ना, कहते नहीं है टपक के नहीं मिली है ना। टपकते हुए हमने स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया है, हमने उसके लिए बलिदान दिए हैं। वो बलिदान कैसे भी, चाहे वो भगत सिंह चंद्रशेखर के बलिदान हो, चाहे फिर वो नेहरू गांधी के बलिदान हो, ठीक है। तो घायल हुए। यहाँ तक मुद्दा समझ में आ गया सब बच्चों को? जल्दी से थम्स अप करो सब बच्चे, और जो भी बच्चा नया है वो वीडियो को लाइक करे। बहुत प्यार से आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना। जल्दी से थम्स अप करो सब लोग। मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन कौन शैतान है जो थम्स अप नहीं कर रहा है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश इंडिया। सर, अहिंसा से विरोध कर रहे थे तब कैसे घायल हो गए? अच्छा, देखो, साइमन कमीशन, जैसे मान लो ये मैं तुमको एक पिक्चर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर पुलिस खड़ी है, पुलिस, है ना, ये आंदोलनकारी हैं, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, ये गांधी जी के फॉलोअर हैं, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कर रहे हैं तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पुलिस खड़ी है, ये जो पुलिस खड़ी है, ये इन पर लाठी चार्ज कर रही थी, है ना, इनको मार रही थी कि तुम लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे हो, है ना। तो जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे वो अहिंसा का साथ दे रहे थे, नॉन वायलेंस का, और जो पुलिस थी वो वायलेंट हो रही थी, और वो पिटाई कुटाई इसलिए कर रही थी कि कुटाई करेंगे तो ये लोग डर के भाग जाएंगे, है ना। तो पुलिस डंडा उठा के खड़ी रहती थी, सामने से आंदोलनकारी आते थे और इस तरह से खड़े हो जाते थे, तो उनके सिर पर लाठी पड़ती थी और वो गिर जाते थे। तो उनकी जो पत्नियां बच्चे होते थे बगल में खड़े, तो वो उनको उठाकर ले जाते थे। तो आपको पता ही है लाला लाजपत राय को लाठी जो पड़ी थी उसमें वो गंभीर चोट उनको लग गई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की, है ना। तो ये सब आप जानते ही हो, है ना। नेहरू जी अहिंसा का प्रयोग कर रहे थे, अंग्रेज तो हिंसा करते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, ग्रेट जो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पहचानो ये कौन है? कौन बताएगा ये पर्सनालिटी कौन है? चलो इस पर्सनालिटी का नाम जल्दी से बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। और देखो, बेहतरीन क्वेश्चन, लिख लेना इसको। क्या लिखोगे? 1928। 1928 में क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग बनाई। किसने? नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता लीग बनाई, है ना, और इसके महासचिव बने। क्या तुमको ये पता था? नहीं पता था? अरे तो लिख लो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन, वेरी गुड। राजन राज, दिव्या, विशेष, अंजना, वेरी गुड वेरी गुड। आइंस्टीन से मुलाकात की थी, कितना दिव्य दृश्य है ये, है ना। तो 1928 में जब भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना नेहरू ने करी,
तो अब आपसे मैं पूछूं कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना नेहरू जी ने 1928 में क्यों करी? बताओ क्यों करी? क्योंकि 1927 में वो मॉस्को गए थे समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ में। वहां पर वो भर गए थे एकदम। उन्होंने कहा था कि अब तो स्वतंत्रता से कम मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो मुझे पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए, गांधी जी चाहे जो कहें। ठीक है, फिर नेहरू ने एक चालाकी की, बताते हैं क्या चालाकी की। चालाकी उन्होंने ये करी कि 1929 में लाहौर अधिवेशन, आप सबको पता ही है ना? लाहौर अधिवेशन का टाइम आया, लाहौर सेशन, है ना? लाहौर सेशन का टाइम आया, तो लाहौर सेशन में नेहरू जी इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब नेहरू जी को क्या करना था? नेहरू जी जानते थे कि अगर गांधी जी पहुंच गए लाहौर तो ये मुझे बोलने नहीं देंगे, और अगर बाई चांस मैंने बोल भी दिया, बाई चांस मैंने बोल भी दिया कि पूर्ण स्वराज, तो पीछे से गांधी जी आ जाएंगे और माइक से मैंने जो बोला है उसका रायता फैला देंगे, है ना? गांधी जी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नेहरू जो कह रहा है तुम लोग उसको सीरियस मत लो, अभी पूर्ण स्वराज का समय नहीं आया है ना? गांधी जी तो ये कह ही रहे थे नेहरू जी से कि अभी पूर्ण स्वराज का समय नहीं आया है, तुम पूर्ण स्वराज अभी डिमांड ना करो। तो नेहरू जी ने एक चालाकी की, और चालाकी ये थी कि लाहौर सेशन जो था उस सेशन में गांधी जी नहीं थे, है ना? गांधी जी नहीं थे। अच्छा, गांधी जी के ना होने का नेहरू जी ने पूरा फायदा उठाया और लाहौर सेशन में उन्होंने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? पूर्ण स्वराज। और तुमको रोचक बात बताएं, जब नेहरू जी लौट कर आए लाहौर सेशन से गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने कहा इधर आओ, तुमसे किसने कहा था कि लाहौर सेशन में तुम पूर्ण स्वराज का नारा दो? किसने कहा था? तो नेहरू जी चुप, क्या बोलेंगे? तो नेहरू जी ने कहा गांधी जी से कि आप मुझे डांट रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन क्या मैं राजनीति में आपका बच्चा नहीं हूँ? ये वही समय है जब नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट जारी किया था, गांधी जी के लिए कहा था कि क्या, गांधी जी से कहा था, क्या मैं राजनीति में आपका बच्चा नहीं हूं? नेहरू टू गांधी, है ना? तो गांधी जी ने कहा तुम्हारे पास बातें बहुत है नेहरू, और तुम बातों के पंडित हो, है ना? खैर, पूर्ण स्वराज वहाँ पर लाहौर में डिसाइड कर दिया गया, और आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये सब आपको पता ही है ना? जस्ट फॉर रिकॉल, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि अगर मैं आपसे कहूँ कि नेहरू जी 1930 के बाद, आपको पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, यस और नो? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो इसमें भी नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया, जेल गए, है ना? ये ध्यान रखना कि नेहरू जी कुल कितनी बार जेल गए? कुल 9 बार जेल गए। दिख रहा है? कुल 9 बार जेल गए, है ना? और लास्ट जेल इनकी कब हुई थी?
लास्ट जेल इनकी किस ईयर में थी? तो 1945। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना? हाँ, अच्छे से पढ़ते चलो बेटा। रोज आपको एक पर्सनालिटी से मैं रूबरू कराऊंगा, है ना? रोज रोज एक पर्सनालिटी, है ना? कल की पर्सनालिटी तुम लोग को बता दूं क्या? चलो मैं कल की पर्सनालिटी तुम लोग को बता देता हूँ। मैं सोच तो ये रहा था कि ना बताऊं, आप लोग के लिए वो रखूं। गुड इवनिंग बेटा। कल हैं वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? कल वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक? चलो, यहाँ तक पूरी बातें क्लियर हो गई? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सॉरी 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 हम्म, हम्म। इसके बाद नेहरू जी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट कि नेहरू जी ने, नेहरू जी के नाम कुछ बुक्स हैं, ठीक है? उनकी चूँकि टाइमिंग इसी टाइम की है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी की बुक्स में एक फेमस बुक है पिता के पत्र। पुत्री के नाम। नेहरू जी जब जेल में हुआ करते थे तो मैं आपको बताऊं कि नेहरू जी टाइम पास करने के लिए, भाई जेल में हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, तो टाइम पास कैसे करें? तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पुत्री थी उनकी, इंदिरा गांधी, एकमात्र उनकी सत्ता संतान थी इंदिरा जी। तो इंदिरा जी का जन्म 1917 में हुआ था। तो 1929 में ये बुक पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1929 में। तो जब जेल में हुआ करते थे नेहरू जी, तो ये अपनी पुत्री को पत्र लिखते थे, इंदिरा जी को, है ना? तो जब इंदिरा जी को पत्र लिखते थे तो ये ध्यान रखना बस थोड़ा सा कि वो पत्र कभी उन्होंने पोस्ट नहीं किए, मतलब भेजे नहीं। हाँ, लिखे थे उन्होंने। तो उन्हीं पत्रों को यहाँ पर समराइज कर दिया गया और पिता के पत्र पुत्री के नाम पे उनकी एक बुक पब्लिश की गई। और एक बुक आप लोग को पता होगा, विश्व इतिहास की झलक। ये पब्लिश हुई थी 1933 में, ठीक है? और एक तीसरी महत्वपूर्ण इनकी बुक, इनकी आत्मकथा। अब यहाँ से तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्वेश्चन निकल के आएगा। आत्मकथा जो है वो 1936 में पब्लिश हुई और उसका नाम था मेरी कहानी, माई स्टोरी, है ना? आत्मकथा का नाम था मेरी कहानी। और अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किस जेल में इस आत्मकथा को उन्होंने पूरा किया था? चलो ये प्रश्न है तुम लोग के लिए। किस जेल में नेहरू जी ने आत्मकथा को पूरा किया? हेलो स्नेहा बेनीवाल, बताइए भाई। अहमदनगर। आंसर इज इनकरेक्ट। सुनो, अब ध्यान से सुनना कि नेहरू जी की आत्मकथा कंप्लीट हुई थी 14 फेब 1935, ठीक है? और इसे पब्लिश, ये पब्लिश के ईयर हैं, ठीक है? ये पब्लिश ईयर हैं। 1936 में इसे पब्लिश किया गया था और जगह का नाम था अल्मोड़ा जेल। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा को
एंड किया था। और चौथे नंबर पर आप याद रखिएगा भारत की खोज। ओ, भारत की खोज, जिसको आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी लिखी गई। और पांचवें नंबर पे याद रखिएगा राष्ट्रपिता, ये भी, इनको भी पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये सारी बुक्स जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आत्मकथा का नाम माई स्टोरी, मेरी कहानी, और उसके बाद भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसके बाद राष्ट्रपिता। क्लियर है? बढ़िया पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना नेहरू जी के लिए कि नेहरू जी 1940 के बाद, 1930 के बाद 1936 में समाजवादी विचारधारा से ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कृषक आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हैं कृषक आंदोलन में। और उसी क्रम में 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 का, है ना, तो उस समय भी नेहरू जी को जेल हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान नेहरू जी को जेल हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1941 में गांधी जी ने कहा था, कल भी कहा हूं और आज भी कहूँगा, कल भी कहा हूं और आज भी कहूँगा कि मेरे मरने के बाद राजा जी नहीं बल्कि जवाहर मेरी भाषा बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1941 में गांधी जी के उत्तराधिकारी बने। अब ये स्पष्ट हो चुका था पूरे भारत को कि गांधी जी तो किसी पद को लेने से रहे, है ना। तो अब ये सबको स्पष्ट हो गया था कि अगर कल को भारत स्वतंत्र होता है तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं ही। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक फिलहाल कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद 1942 में हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो हम लोग को पता है कि सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर सही आएगा कि अहमदनगर जेल में नेहरू भेजे गए। तो 1942 के भारत छोड़ो मूवमेंट के समय इनको अहमदनगर जेल में इनको डाला गया था, है ना। और नेहरू ही थे जिन्होंने भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा?
चलिए, पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाती है, तो उसमें दिख ही रहा होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, है ना। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। और उसके पैरेलल को यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आईएनए पर मुकदमा चला था, तो उसमें नेहरू बचाव पक्ष के वकीलों में शामिल थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेहरू जी बचाव पक्ष के वकीलों में शामिल थे। हालांकि उन्होंने बचाव पक्ष को ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि बहुत त्वरित कार्यवाही तो नहीं की। और भूलाभाई देसाई जो हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो आईएनए पर मुकदमे हुए थे, ठीक है। तो भूलाभाई देसाई यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल में रहे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेहरू जी 4 बार अध्यक्ष रहे, और 3 बार अध्यक्ष रहे। नोट करते चलिएगा, 3 बार अध्यक्ष रहे। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, है ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर तुमको एक नई चीज़, या कह लो कि एक विचार ध्यान में रखना कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, मौलाना आज़ाद हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि 1947 से 1950, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि हुआ क्या कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो 1945 से क्या शुरू हो गया था। तो 1945 से कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर किसके बीच शुरू हो गया था? तो ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। क्लियर है? किसके किसके बीच? यूएसए और यूएसएसआर के बीच। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो यूएसए जो है वो लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ना चाहता था, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। वो चाहता था कि विश्व के सभी देश डेमोक्रेटिक हो जाएं। वहीं पर जो रशिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस जो था, उसका ये कहना था कि मैं पूरे विश्व को समाजवादी बना दूंगा। तो समाजवादी रुख अपनाया था रशिया ने, और वो चाहता था कि संपूर्ण विश्व को वो समाजवादी बना दे। अच्छा, अब देखना यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ये गुट है अमेरिका एंड कंपनी, और एक गुट ये है रशिया एंड कंपनी, है ना। तो एक गुट ये हो गया, एक गुट ये हो गया, यानी कि कितने गुट हो गए? 2 गुट। अब मान लो कि ये भारत है, ये भारत है। अब भारत या तो यूएसए के सपोर्ट में चला जाए या यूएसएसआर के। अब भारत को हो गई चिंता कि करें क्या, है ना। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि नेहरू के दिमाग की उपज क्या कहा जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन।
नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये नेहरू के दिमाग की उपज थी और नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे टीटो और नासिर। टीटो और नासिर नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे और इन लोगों ने कहा कि ना तो हम ईस्ट ग्रुप में हैं, ना हम वेस्ट ग्रुप में हैं, ना हम रशिया के ग्रुप में हैं, हम ना अमेरिका के ग्रुप में हैं, हम गुट निरपेक्ष हैं। हम ऐसे गुट हैं, कहने का मतलब कि इसमें जो भी कंट्रीज आ रही हैं गुट निरपेक्षता में, ये वो देश हैं जो ना तो यूएसए की तरफ हैं और ना ही यूएसएसआर की तरफ हैं। ये जो सारे कंट्रीज हैं ये नेम कंट्रीज हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। बताओ बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, स्पष्ट रूप से? ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू हमारे सामने दिखाई देते हैं, है ना, भारत के पहले तथा सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम, है ना। तो ये थी आज, चूंकि शुरुआत हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू से, कल हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल पे डिस्कस करेंगे। और आप सबसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी इस समय बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिए लाया है, प्यारे प्यारे, तो उन प्रोग्राम्स पर जरूर गौर करो। और अनु IAS लाइव मैं लिख देता हूं, आपको कोड इस्तेमाल करना है अनु IAS लाइव विदाउट स्पेस, है ना। इसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी किसी बेहतरीन प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। तो स्पेशल और यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ आप प्लस क्लासेस भी आसानी से देख सकें, उन्हें सब्सक्राइब कर सकें और IAS की तैयारी को और मजबूती से धार दे सकें। ठीक है, तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स आपका इंतज़ार करेंगे प्लस क्लासेस में, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो अनअकैडमी प्लस। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे के सारे ऑफ़र्स बताए थे। तो और ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट करके बताना आफ्टर वीडियो। है ना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और कल 5 बजे मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, और अभी रात में 8 बजे हम लोग मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट MCQ। मैं अपने हाथों से MCQ बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेहतरीन MCQ होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो स्पेशल क्लास में हम लोग मिलेंगे रात में 8 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग अनअकैडमी से अब आपसे अलविदा कहता हूँ। मिलेंगे आज ही रात में 8 बजे स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, शेयर जरूर करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।